दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए केमिस्ट्री में काफ़ी जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी टॉपिक्स को आज के क्लास में हम बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो बता देते हैं आपको कि फिजिक्स के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सभी बता दिए। लॉन्ग में बता दिया, शॉर्ट भी बता दिया। साथ ही आपको ये भी बता दिया है कि किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा, आपको किस तरीके से कॉपी लिखनी होगी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल इस क्लास में आपको केमिस्ट्री के बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, साथ में इसके लक्षण और इसका व्यंजक। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के बेस पर। इसमें अगर लॉन्ग में आता है तो कैसे पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखिए, उसके साथ में इसके लक्षण भी दिखाइए, और लक्षण में ही इसका मात्रक भी आ जाता है। और साथ में इसके साथ में अगर लॉन्ग में आता है तो आपको व्यंजक इसका प्रूफ कर कर दिखाना पड़ेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक होता है के बराबर करके, वो आपको पूरा प्रूवमेंट कर कर दिखाना पड़ेगा। तो अगर लॉन्ग में आता है तो ऐसे आएगा, वरना प्रथम कोटि की अभिक्रिया और लक्षण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आपकी 4 प्रकार की वो होती है रिएक्शंस, एक प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की और एक होती है शून्य कोटि की। अगर कहे चारों में से इंपॉर्टेंट कौन सी है तो भाई प्रथम वाली और शून्य कोटि वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी लिखा भी है, अभी आपको बताएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आता है कि टिप्पणी लिखिए। अब भाई टिप्पणी लिखी है तो इसमें आपका लॉन्ग कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। तो 5 नंबर की लॉन्ग का मतलब है यहाँ पर आपको 5 टिप्पणियाँ लिखने के लिए कह दिया जाएगा, एक नंबर की। या तो बाई चांस हो सकता है आपको 3 टिप्पणियाँ कह दी जाए। मान लिया एक टिप्पणी हो गई 2 नंबर की, एक 2 नंबर की और एक 1 नंबर की। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से टिप्पणियाँ भी याद रखें। मतलब कि जैसे टिंडल प्रभाव के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्राउनी गति क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में जो गति होती है इसे ब्राउनी गति कहते हैं, विद्युत कण संचलन है, स्कंदन और अवक्षेपण, ये दोनों बातें एक ही हैं इसलिए यह लिखा हुआ है। उसके बाद स्वर्ण संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पेप्टीकरण, इसी को पेप्टाइजेशन भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। टिप्पणी में आता है, और अगर टिप्पणी में नहीं आता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा विलयन के प्रकार। लॉन्ग के बेस पर फिलहाल ये बहुत सरल टॉपिक है, विलयन यानी सॉल्यूशन। इसमें अगर लॉन्ग में आता है तो कैसे पूछा जाएगा कि विलयन क्या होता है, इसके प्रकार जो है वो आपको सबको डिटेल में लिखना पड़ेगा। कई सारे इसके प्रकार होते हैं, जैसे सांद्र विलयन होता है, तनु विलयन होता है, संतृप्त, असंतृप्त, तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब और इसके नियम, यानी कि परासरण दाब क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके परासरण दाब के 2 नियम होते हैं, एक वाइल वॉन्टॉफ नियम और एक होता है चार्ल्स वॉन्टॉफ। ठीक है, तो इसी के बेस पर होता है, दोनों बहुत आसान नियम है। आप कहेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, ये पूरे क्लास में जितने भी टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट देंगे केमिस्ट्री वाली जो हमने लास्ट ईयर बनाई थी, उसमें आपको ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा हो, कमेंट करके उस टॉपिक का नाम आप बता दीजिएगा, फिर से हम आपको उसको फिर से अच्छे से समझा देंगे। तो ये तो हमने बता दिया। चौथा क्वेश्चन परासरण दाब से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और परासरण दाब से न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, जो पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद अगला है डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए। एडिटिज ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा अगर डी ब्लॉक से आता है कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक, यानी कि डी ब्लॉक का मतलब क्या है, जो आप 4 ब्लॉक होते हैं पता होगा SPDF, तो उसी में से ये डी ब्लॉक की बात कर रहा है। उसके आवर्त सारणी में विवेचना आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे आवर्त सारणी में स्थान, संयोजकता, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। आप इसको मिलाकर मतलब 7-8 पॉइंट लिख दें तो एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो विटामिन अगर लॉन्ग में आता है तो कैसे आएगा। मान लिया आपसे पूछा गया है कि विटामिन लिखिए, विटामिन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, तो भाई विटामिन के बारे में आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा। कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन A है, B है, C है, D है, E है, इस तरीके से।
और अगर बाई चांस आपने जैसे लॉन्ग में आया तो आपने पहले विटामिन के बारे में लिखा, उसके बाद आपने सब हेडिंग डाली उसी के अंदर विटामिन ए, तो भाई विटामिन ए का जो नाम होता है रासायनिक नाम वो क्या होता है, फिर उसके बाद आपको इसके स्रोत क्या होते हैं, अगर ये ना हो मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये तीनों चीज़ें आपको डिटेल में सभी विटामिन में लिखनी पड़ेंगी, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, जहाँ तक भी आप लिख सकें वो आप लिखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा उप सह संयोजन यौगिक के आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम तो भाई कंपलसरी है, ये आता ही एग्जाम में है। ये यहाँ पर आपको उप सह संयोजन यौगिक वाले दे रखे होंगे, जैसा अभी तक आप 10th तक पढ़कर आए हैं आईयूपीएससी, ये वो वाली आईयूपीएससी नहीं है। यहाँ पर आपको क्या जैसे कि इस तरीके से लिख दिया गया K2FeCN का होल ऑफ 6, यानी इस तरीके से आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा और कहा जाएगा आपको इसका उप सह संयोजन यौगिक का आईयूपीएससी नेम लिखिए। ये क्या है, ये भाई उप सह संयोजन यौगिक है, यानी कि ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, केवल उसमें इसी के बारे में डिटेल बातें करी गई हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे उन सभी को कराया है, बहुत डिटेल में बताया। उसकी भी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल अगर आप कहेंगे तो फिर से वीडियो भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आपको डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और आपको एक पहली वीडियो जब आप खोलेंगे बहुत डिटेल में बताया, समझ में 100% आपको आ जाएगा कि किस तरीके से कोई भी नाम आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारा नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन भी लॉन्ग में आती है। लास्ट ईयर आपके फिलहाल तो लॉन्ग में क्वेश्चन आते किस तरीके से, मान लिया आपसे कहा गया है कि इसकी प्रयोगशाला लिखिए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, आपको कहा जाता है इसकी प्रयोगशाला विधि लिखिए, ठीक है, प्रयोगशाला विधि आती है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था 2022 में, तो कि हमारे यहाँ क्या हुआ था, नेम रिएक्शन आई थी लॉन्ग में, जिस तरीके से लॉन्ग आना चाहिए उस तरीके से नहीं आया था, किसी भी प्रकार की कोई भी विधि नहीं आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार भी नहीं आएगी, इस भूल में ना रहे, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन अगर विधि नहीं आती है तो नेम रिएक्शन पूछ लिया जाएगा। नेम रिएक्शन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो कैनिजारो अभिक्रिया, उसके बाद कार्बिलाबीन है, एल्डोल संघनन है, क्लीमेंशन अपचयन है, गैटरमैन है, रोजेनमुंड है, परिकन अभिक्रिया है, इटार्ड है, रिमरटीमैन है, सेटजेफ नियम है, हेलोफॉर्म है, कोल्बे स्मिथ है, सेंटमायर। जितनी भी ये नेम रिएक्शन लिखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेम रिएक्शन की भी यहाँ पर प्लेलिस्ट दे देंगे हम, ताकि आप बहुत आसान तरीके से पढ़ सकें। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रिक अम्ल। ये आता है लॉन्ग में, कैसे पूछा जाएगा, आपको नाइट्रिक अम्ल नहीं पूछा जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, कई बार आता है ओस्टवाल्ड विधि लिखिए। ऐसे ही एडिटिज आता है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि लिखिए, इसी को आधुनिक विधि भी हम कहते हैं। आपको इसमें पूरे डिटेल में बारे में लिखना पड़ेगा, साथ में आप इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा, तब आपको लॉन्ग में नंबर मिलेंगे। उसके बाद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कौन सी दो विधियाँ आती हैं, एक इसकी पुरानी विधि आती है, एक संपर्क विधि जिसे हम आधुनिक विधि कहते हैं। इसको बनाने के लिए भाई दो विधियों का यूज होता है, तो दोनों विधियां ही इंपॉर्टेंट है, एक आप याद करेंगे दूसरी आपको याद हो जाएगी, बस थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें भी डायग्राम बनता है। जितनी भी विधियां आएंगी अगर आपके एग्जाम में, तो आपको उसका सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। सचित्र का मतलब है आपको उसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपको लॉन्ग में उसमें नंबर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। हर साल एग्जाम में जो है इन दोनों में से हर साल एग्जाम में एक आता है, या तो फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO और या तो एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इन दोनों में से एक आप याद कर लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं। उसके बाद एसीटोन है, ये भी कंपाउंड है, ये सारे कंपाउंड हैं, कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और इसी में आपको कई सारी रिएक्शन भी मिल जाएंगी नेम रिएक्शन वाले, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड वाला है, इसमें आपको कैनिजारो नेम रिएक्शन जो है वो मिल जाएगी इस तरह, और जैसे एसिटाल्डिहाइड इसमें आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया मिल जाएगी। तो नेम रिएक्शन के बेस पर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कंपाउंड में भी। उसके बाद फार्मिक अम्ल जो है ये भी पूरा कंपाउंड है अपने आप में, लेकिन इसमें अगर हम कहें इस पूरे कंपाउंड में आपको पढ़ना क्या है, जो निर्जल फार्मिक अम्ल बनाने की विधि है और इसके अपचायक गुण। अपचायक गुण में क्या है, फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकरणक,
ये टॉपिक फॉर्मिक जो अम्ल है उसमें ये वाले जो आपकी हेडिंग्स होंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आता है, क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें कई सारी रिएक्शंस आती हैं, उनको आपको लिखना होता है। तो लॉन्ग में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्ट लिखा होगा, आपको पहचानना होगा ये कौन सी विधि है, आप किस तरीके से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अगर ये लॉन्ग में आता है तो डिटेल में आपको लिखना होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसके प्रकार कई सारे होते हैं, मोनोसैकेराइड है, लिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, इन सब के बारे में। उसके बाद ग्लूकोज, ये भी अपने आप में एक पूरा कंपाउंड है, इसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पूछी जाती है भाई, यहाँ पूछी जाती हैं। क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत बार पूछी गई है। ये पूरा कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बर्नर का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की संरचना आती है एग्जाम में। अमोनिया की बात करें तो अगर ये लॉन्ग में आता है तो इसकी एक विधि होती है, वो वाली नहीं आएगी, इसकी औद्योगिक विधि कौन सी पूछी जाती है, हैबर विधि, बहुत बार पूछी जाती है। तो ये तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हैबर विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि का वर्णन कीजिए सचित्र। तो आपको हैबर विधि पूरी बनानी पड़ेगी, उसकी प्रयोगशाला विधि सब कुछ लिखना पड़ेगा और साथ में उसका चित्र भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद ओजोन बनाने की विधियाँ कई सारी होती हैं, 3 भाई होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में भी, ओजोन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लोरीन की डीकन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अमोनिया की हैबर विधि इंपॉर्टेंट है वैसे ही क्लोरीन की डीकन विधि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग में और कुछ टॉपिक्स हैं, सरल घनीय कोशिका की संकुलन क्षमता, ये एग्जाम में आता है। अगर ये नहीं आएगा तो इसकी जगह पर आपसे संकुलन क्षमता किसकी पूछी जाएगी, सीसीपी या एफसीपी, दोनों एक ही चीज़ें हैं, या तो सीपी या एफसीपी, ठीक है। तो संकुलन क्षमता से एक क्वेश्चन आता है, अगर नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाएगा, या तो सरल घनीय कोशिका की कहा जाएगा, या तो एफसीपी जालक की संकुलन क्षमता आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा। दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो भाई पहला वाला, सरल घनीय कोशिका की। उसके बाद हेरोएलिन और हेलोएल्केन, इन दोनों में से आप एक पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी। उसके बाद ये तो आपको बता ही चुके हैं, आता ही है हर साल एग्जाम में, कैसे होता है और क्या प्राप्त करोगे, तो ये तो हर साल एग्जाम में आता ही आता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा। जब ये कंपाउंड आप पढ़ेंगे ये वाले, तो इन कंपाउंड में कई सारी रिएक्शंस होंगी जो आपको याद होंगी प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, और यही सारी रिएक्शंस जो है वो घूम फिर के यहाँ पे आ जाती हैं। बस आपको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से कौन सी रिएक्शन कही जा रही है। उसके बाद कुछ यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं। हम आपको टॉपिक बता रहे हैं। टॉपिक जैसा कि पहला है उत्प्रेरण के प्रकार, कई सारे उत्प्रेरक होते हैं, समांगी, विषमांगी, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सारे ही आपको पढ़ने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आणविकता और कोटि में अंतर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया बता चुके हैं, इसका व्यंजक और लक्षण आपको पता होना चाहिए। विद्युत परिक्षेपण है। उसके बाद यहाँ पर कोलाइडी विलियन के शोधन की विधि, 2 विधियाँ होती हैं इसकी, एक यांत्रिक और एक होती है विद्युत अपोहन, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कहा जाएगा कि शोधन की विधि लिखिए, तो शोधन की विधि में आप अगर कहा गया है तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए। उसके बाद हार्डी सूल्जे का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई है हार्डी सूल्जे का नियम। विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसके लक्षण पूछ लिए जाते हैं। पीपीएम में सांद्रता है, मोल प्रभाज, इसी को मोल अंश भी कहते हैं। राउल्ट का नियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के बेस पर लेंथेनाइट संकुंचन या इसी को आकुंचन भी कहते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोष, ये आप क्रिस्टल में पढ़ेंगे। हेनरी का नियम है, डीएनए आरएनए में अंतर, यानी इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। प्रोटीन का विकृतीकरण, ये हो सकता है आपसे टिप्पणी में भी पूछ सकता है। कोलराउस का नियम है, संयोजकता आबंध सिद्धांत है, नसर्ट समीकरण है, ल्यूकास परीक्षण है, लिगैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जालक बिंदु। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इन सभी को हमने बता दिया है। अगर आप केवल ये सारे टॉपिक्स ही पढ़ लेते हैं जितने इस क्लास में बताए हैं, तो आप बहुत आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं तो आप केवल ये जितने टॉपिक्स बताए हैं इनको ज़रूर पढ़ लीजिए। 100% आपको बताना है, पास ज़रूर हो जाएंगे, फेल आपको कोई कर नहीं सकता अगर आप केवल इतना पढ़ लेते हैं। फिलहाल तो जो अच्छे हैं वो तो भाई सभी पढ़ें, लेकिन इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें। कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आ रहा है, पूछना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।